नमस्कार दोस्तों। तो मैं दिनेश मिश्रा आज मंथन मंत्र एकेडमी के प्लेटफॉर्म में दोस्तों बहुत ही रोचक, इंटरेस्टिंग, महत्वपूर्ण, सभी परीक्षा की दृष्टि से नया टॉपिक लेकर आया हूं, बजट 2023-24। तो दोस्तों अभी आप सभी को पता है कि 1 फरवरी 2023 को भारत का बजट प्रस्तुत हुआ है और ये बजट दो दृष्टियों से हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। परीक्षार्थी होने के नाते, कंपटीशन एग्जाम के लिए पहली दृष्टि है कि ये थ्योरी पोर्शन में भी हमारे शामिल है और बहुत सारे तथ्य इससे पूछे जाते हैं और दोस्तों करंट में ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोनों टॉपिक में हम इसको पढ़ते हैं। हम जीएस में, इकोनॉमिक्स के पोर्शन में भी पढ़ते हैं और करंट के टॉपिक में भी पढ़ते हैं। तो मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से स्टार्ट करता हूं बजट, और उम्मीद है कि आपको सभी टॉपिक इसके एकदम क्लियर हो जाएंगे और अभी यहाँ पर मेमोराइज भी हो जाएंगे और आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। तो चलो चलते हैं बिना समय बताए बर्बाद किए हुए बजट। तो दोस्तों थोड़ी सा समझो, जो बजट है वो बजट बनाने का काम केवल और केवल एक मंत्रालय करता है नोडल एजेंसी के रूप में, वो है वित्त मंत्रालय। तो दोस्तों बजट का काम किसका है? वित्त मंत्रालय का। तो बजट बनाता है वित्त मंत्रालय, सभी को पता है ये, लेकिन फिर भी अपन इसको थोड़ी थोड़ी आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों वित्त मंत्रालय के दो विभाग हैं, दो अलग अलग खंड हैं, सेक्शन है। एक खंड है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिकल अफेयर, हिंदी में बोलते हैं आर्थिक कार्य विभाग, इसको बोलते हैं आर्थिक कार्य विभाग। और दूसरा है दोस्तों बजट प्रभाग, डिपार्टमेंट ऑफ बजट। तो ये दोनों अलग अलग सेक्शन अलग अलग काम करते हैं। जो ये वाला सेक्शन है दोस्तों, तो ये काम जो करता है ये आर्थिक समीक्षा का काम करता है, ये करता है आर्थिक समीक्षा का काम। और जो ये वाला प्रभाग है दोस्तों, ये बनाता है वास्तव में बजट। तो बजट दोस्तों दो हिस्से में होते हैं, एक होता है विगत सालों की समीक्षा और एक होती है आगामी वर्ष की योजनाएं। ठीक है दोस्तों, तो पिछले साल की और आगामी वर्ष की योजनाएं। तो दोस्तों समीक्षा होती है, वो समीक्षा होती है वर्तमान वर्ष की। तो दोस्तों वर्तमान वर्ष कौन सा है? 2022-23, ये है वर्तमान वित्तीय वर्ष। तो इसकी समीक्षा होती है। पर दोस्तों ये वर्ष अभी पूरा नहीं हुआ है। ये वर्ष कब से चालू होता है? 1 अप्रैल 2022 से, और खत्म होता है 31 मार्च 2023 को, और अभी चल रहा है फरवरी 2023। मतलब अभी भी पूरी फरवरी बाकी है और पूरा मार्च बाकी है। तो 2 महीने अभी बाकी है, इसलिए ये साल की समीक्षा पूरी तरह से संभव नहीं है। जिसके आधार पर हम आगे उम्मीद कर सकें वो संभव यहां पर अभी नहीं होगा 2 महीने तक। और अगर संभव है, कोई आंकड़े हमारे पास हैं, तो दोस्तों वो होते हैं पिछले वर्ष के। इसलिए इसके साथ पिछले वर्ष की समीक्षा भी की जाती है। तो पिछले वर्ष की समीक्षा है 2021-2022, और इन दोनों के अनुमानों को, इतिहास को ध्यान में रख के यहां कौन सी गलतियां हुई हैं, कौन सी कमी रह गई है, हम बेटर योजना का निर्माण करते हैं। और वो बेटर योजना होती है आगामी वर्ष की, यानी 2023 और 24 की। तो दोस्तों प्रस्तुत किया गया अभी 22-23 को, लेकिन ये बजट जो है वो बनाया गया है किसके लिए? आगामी वर्ष के लिए, 23-24 के लिए। तो इतना क्लियर हो गया आपको कि किसी भी बजट में कितने साल के अनुमान होते हैं। तो दोस्तों 3 साल के अनुमान होते हैं। प्लानिंग होती है फ्यूचर के ईयर के लिए, आगामी वर्ष के लिए। आंकड़े प्रस्तुत होते हैं अभी इसी वर्ष के लिए और इससे पूर्व वर्ष के लिए। तो लगातार 3 साल के आंकड़े बजट में प्रस्तुत किए जाते हैं। अब थोड़ी सा इसको और समझने की कोशिश करना दोस्तों। इसमें जो ये आगामी वर्ष है ये अभी प्रारंभ नहीं हुआ, अभी प्रारंभ होने वाला है। तो दोस्तों इसके जो आंकड़े होते हैं ये आंकड़े कहलाते हैं योजनागत आंकड़े। इनको कहा जाता है योजनागत आंकड़े। क्लियर है दोस्तों? ये योजना बनी है और आंकड़े बाद में क्लियर होंगे। अभी हम केवल कमिटमेंट कर रहे हैं, एक अनुमान लगा रहे हैं कि भविष्य में ऐसा होगा और हम ऐसा करने की कोशिश करेंगे। दूसरा,
जो दोस्तों ये वाला है, ये होते हैं अनुमानित आंकड़े। और दोस्तों ये वाला जो है, तो ये वाला बजट पूर्ण हो चुका है, प्रस्तुत हो चुका था, और प्रस्तुत होने के बाद उसके परिणाम भी आ चुके हैं। तो इसके जो आंकड़े आते हैं दोस्तों, वो आंकड़े होते हैं कैसे, फाइनल। और फाइनल को हिंदी में बोलते हैं दोस्तों अंतिम आंकड़े। क्या कहलाते हैं, अंतिम आंकड़े। तो इस वाले साल के, तीसरे साल के, इसको दूसरा नंबर, इसको तीसरा नंबर दे रहे हैं, तो इसके आंकड़े प्रस्तुत होते हैं अंतिम आंकड़े। क्लियर है दोस्तों। अब एक चीज और ध्यान रखना है, ध्यान रखो दोस्तों कि जब हम इसका बजट प्रस्तुत कर रहे हैं, इसका बजट प्रस्तुत किया तो हमने यहां पर आंकड़ा प्रस्तुत किया, लेकिन पिछले साल तो बजट बनाया था ये वाला, तब भी हमने आंकड़े प्रस्तुत किए थे, आज भी हमने आंकड़े प्रस्तुत। मतलब क्या है कि 22 के आंकड़े कितने बार प्रस्तुत होते हैं, 2 बार। यहां देखो, अब समझो कि मान लो एक साल ये है, एक साल ये है, और एक साल ये है, और एक साल ये है, 4 साल हैं दोस्तों। तो जब हम बजट इस साल का बनाया, तब हमने इस वर्ष एक बार आंकड़े प्रस्तुत किए। अब जब हम इस साल का बजट बनाएंगे, तब भी हमने इस साल आंकड़े प्रस्तुत किए। तो किसी भी वर्ष के पूर्ण समाप्ति के पूर्व आंकड़े प्रस्तुत होते हैं 2 बार। कितनी बार, 2 बार। तो जो पहली बार आंकड़े थे, तो दोस्तों इनको केवल कहा गया एस्टीमेट। ये क्या कहलाए, एस्टीमेट। जब दोबारा आंकड़ा प्रस्तुत हुए दोस्तों, इनको कहा गया रिवाइज्ड एस्टीमेट। ये क्या कहलाएंगे, रिवाइज्ड एस्टीमेट। जब दोस्तों इस साल के, यानी जब हम अगले साल के बजट प्रस्तुत करेंगे, 2425 का बजट प्रस्तुत होगा, तब तक आ चुका होगा इसके फाइनल आंकड़े। तो तीसरी बार इसके आंकड़े होंगे, वो कहलाएंगे फाइनल आंकड़े। तो किसी भी वर्ष के लगभग 3 बार आंकड़े प्रस्तुत होते हैं बजट में। पहली बार एस्टिमेट आंकड़े, अनुमानित आंकड़े, दूसरी बार संशोधित अनुमानित आंकड़े, और तीसरी बार होता है फाइनल आंकड़ा। तो दोस्तों उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं अपन इसको। तो इतना तो क्लियर हो गया दोस्तों कि हमारे बजट के 2 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा होता है समीक्षा, जिसमें 2 साल की समीक्षा होती है, जो साल चल रहा है और जो साल बीत चुका है। और एक हिस्सा होता है अगले वर्ष का, और वो वर्ष आने वाला होता है, उसके लिए होती है योजना। करेक्ट है दोस्तों। तो अब थोड़ी सा इसको और अपन समझते हैं कि पिछले साल की समीक्षा और अगले साल की योजना। लेकिन जो हम अगले साल की योजना बना रहे हैं, वो योजना किस पे डिपेंड है, हमारी आय पर। और वो आय किस वर्ष होगी, इस वर्ष। तो इस वर्ष की आय पर हम इस वर्ष खर्च करने वाले हैं। थोड़ी समझ लेना, ये ध्यान रखना है दोस्तों कि हमारी जो आय है वो इस वर्ष हुई है, ये आय इस वर्ष हुई है, और खर्चा होने वाला है इस वर्ष। यानी जो आय के आंकड़े आज जो होंगे, आय के जो आंकड़े इस बजट में प्रस्तुत हुए होंगे, वो कौन से वर्ष के होंगे, 2022-23 के। और इसी आय को अनुमानित लगाया गया है इस वर्ष व्यय को। मतलब ये आने वाले पैसे खर्च होने वाले हैं अगले वित्तीय वर्ष के लिए। तो इसको हमको ध्यान में रखना है। साथ में अब इतना आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों। थोड़ी सा हम इसी के पैरेलल लेके चलते हैं बजट का इतिहास। बजट के फैक्ट हमें याद करने पड़ेंगे, क्योंकि बजट के लिए आवश्यक है। प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, सब इंस्पेक्टर, एसएससी, रेलवे, जीडी, बहुत सारी परीक्षा व्यापम की होती हैं जिनमें ये सब चीजें पूछी जाती हैं। अपन आगे चलते हैं। बजट का इतिहास, कैसे क्रमगत रूप से बजट के क्षेत्र में विकास हुआ है, कैसे हमने बजट में परिवर्तन किया है दोस्तों, उसको थोड़ी सा हम समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारे लिए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों सबसे पहली बात करते हैं, तो सबसे पहले 1773 में पहली बार ब्रिटेन में प्रस्तुत हुआ था, और वो किया था रॉबर्ट वालपोल ने। किसने किया था दोस्तों, रॉबर्ट वालपोल ने। तो बजट की शुरुआत हुई थी ब्रिटेन से, रॉबर्ट वालपोल। इसके पीछे इतिहास है। हालांकि जो बजट शब्द लिया गया है फ्रांसीसी भाषा से लिया गया है, उसका बजट फ्रांसीसी भाषा में बूजट है। बूजट का अर्थ चमड़े का थैला है। तो वो एक अपनी कथा है दोस्तों, उसको कभी फिर चर्चा करेंगे।
वित्त मंत्री फ्रांस में एक बजट प्रस्तुत करने वाले थे, एक बड़ी योजना प्रस्तुत करने वाले थे। बहुत मीडिया उसकी तरफ आकर्षित थी और मीडिया ने उनको घर से ही फॉलो करना शुरू कर दिया था। जब वो घर से निकले तो उनके हाथ में एक चमड़े का थैला था, तो मीडिया ने एक नाम दिया कि चमड़े का थैला खुलने वाला है, बजट खुलने वाला है, बजट खुलने वाला है, और वहीं से वो हो गया बजट। तो इस तरह से बजट की शुरुआत हुई। हमारे भारत में दोस्तों जो हमको पढ़ना है, तो हमारे भारत में सबसे पहली बार जो बजट प्रस्तुत हुआ था वो प्रस्तुत हुआ था 7 अप्रैल 1860 को, और यह प्रस्तुत किया था ब्रिटिश भारत में जेम्स विल्सन। नाम है जेम्स विल्सन। ध्यान रखना दोस्तों, पूछा जाता है कि भारत में बजट की शुरुआत किसने की थी, तो भारत में बजट की शुरुआत की थी दोस्तों जेम्स विल्सन ने। इसके बाद हम आते हैं 1860 से आगे हमारा बजट चलता रहा और एक बजट प्रस्तुत होता था दोस्तों, लेकिन 1921 में बजट के हिस्से हो गए दो। बजट दो भागों में बट गया दोस्तों, एक रेलवे बजट अलग और सामान्य बजट अलग, और यह कब से हुआ? 1921 से। अब हमको यह भी ध्यान रखना है, यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि रेलवे बजट, ये जो रेलवे बजट है ये सामान्य बजट से अलग किसकी सिफारिश पर हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था एक वर्थ समिति की सिफारिश पर। किसकी समिति की सिफारिश पर? एक वर्थ समिति की सिफारिश पर। दोस्तों इसमें हमको एक चीज और ध्यान रखनी है कि 1921 में बजट अलग होने का प्रस्ताव तो पारित कर दिया गया था, लेकिन अलग अलग बजट पेश किया गया था पहली बार 1924 में। तो यह डेट याद रखना है, क्वेश्चन अलग पूछा जा सकता है कि कब अलग होने का प्रस्ताव पारित हुआ, तो 1921 में। कब अलग पारित हुआ या बजट पेश हुआ, तो वो पेश हुआ था 1924 में। अब आगे चलते हैं दोस्तों। अब इस तरह से हमारा बजट कितना भागों में हो गया? दो भागों में। ये हमारा सामान्य बजट और ये रेल बजट, और यही चलता रहा और हम इसी समय हो गए 1947 में आजाद। तो आजादी के समय हमारा पहला बजट जो प्रस्तुत हुआ दोस्तों, वो प्रस्तुत हुआ था 26 नवंबर 1947 को, और ये प्रस्तुत करता थे आर के सन्मुख। क्या नाम है? आर के सन्मुख। इनका नाम है चेट्टी। समझ लेना दोस्तों कि वित्त मंत्री आर के सन्मुख चेट्टी के द्वारा स्वतंत्र भारत का पहला बजट प्रस्तुत किया गया 26 नवंबर 1947 को। और यह परंपरा हमारी आई, एक बजट अलग से हमारा था, रेलवे बजट अलग से हमारा था, और यह सामान्य बजट में दोस्तों आगे जाके फिर एक नई परंपरा की शुरुआत की गई, और यह परंपरा की शुरुआत की गई दोस्तों 1954 में। 1954 में इस बजट में दो हिस्से बनाए गए। पेश एक ही साथ किया जाता था, पर उसके हिस्से दो बनाए गए। एक हिस्सा कहलाता था सर्वे और एक हिस्सा कहलाता था बजट। और यह बात कब की है? 1954 की। तो 1954 में जो बजट था, उस बजट के दो पार्ट होने लगे, एक सर्वे और एक बजट, लेकिन प्रस्तुतिकरण होता था एक साथ। लेकिन दोस्तों यह चलता रहा आगे। बाद में कालांतर में ये दोनों भी अलग हो गए, ये दोनों हिस्से भी अलग हो गए और प्रस्तुत भी किया जाने लगा अलग। ये कब की बात है? ये 1962 से 64 के सन की बात है। और सर्वे अलग प्रस्तुत करने चालू कर दिया और बजट प्रस्तुतिकरण अलग चालू कर दिया। इसका मतलब है तो 2017 के पहले बजट के हिस्से होते थे तीन। कौन से? एक रेलवे बजट अलग होता था, दूसरा सामान्य बजट भी दो भागों में प्रस्तुत होता था, एक तो सर्वे और एक तो बजट। जो बजट होता था उसके पहले एक दिन पहले प्रस्तुत होता था सर्वे, और आज भी एक दिन पहले प्रस्तुत होता है सर्वे। हमारा जो नया बजट है 1 फरवरी को प्रस्तुत हुआ है, 1 फरवरी 2023 को, और 31 जनवरी को प्रस्तुत हो गई थी हमारी सर्वे रिपोर्ट। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ये दो भागों में बट गए। अब यही परंपरा हमारी चली आई, आगे बढ़ी। अपन इसको और थोड़ी सा देखते हैं दोस्तों, समझने की कोशिश करते हैं कि आगे इसमें क्या। देखो दोस्तों, तो अभी तक तो आपको सबको क्लियर हो गई होगी चीजें। फिर से मैं बताता हूं। सबसे पहले 1773 में शुरुआत हुई भारत में। 1860 में जेम्स विल्सन ने,
1921 में दोनों बजट अलग हो गए, सामान्य बजट से रेलवे बजट। 1947 में पहला बजट प्रस्तुत किया सनीमुख सेठी ने, और 54 में इसी बजट के अंदर दो भागों में बजट चालू हो गया निर्माण करना, सर्वे और बजट का हिस्सा। और ये दोनों हिस्सा प्रस्तुतिकरण में भी अलग हो गए, कब से? 62 से 64 के समय में। अब दोस्तों ये परंपरा हमारी चली आई लास्ट तक, और लास्ट में हमारा जो बजट प्रस्तुतिकरण होता था वो होता था फरवरी महीने में। बजट प्रस्तुतिकरण कब होता था? फरवरी महीने में। लेकिन दोस्तों इसमें थोड़ी सा ध्यान रखना है कि फरवरी महीने के ये जो अंतिम कार्य दिवस है, ये लास्ट डे है फरवरी महीने का, तो लास्ट डे के लास्ट घंटे में बजट प्रस्तुतिकरण की हमारी परंपरा थी। हमारा जो बजट प्रस्तुतिकरण होता था कब होता था? फरवरी महीने के अंतिम वर्किंग डे के अंतिम घंटे, यानी शाम के 5 बजे। अगर लास्ट डे संडे है तो सैटरडे को प्रस्तुत हो जाता है, अगर सैटरडे और संडे दोनों हॉलिडे हैं तो फ्राइडे को प्रस्तुत हो जाता है। लेकिन जब भी प्रस्तुत होगा तो शाम के 5 बजे की परंपरा थी। पर इस परंपरा को तोड़ा गया और इस परंपरा को शाम के 5 बजे की जगह प्रस्तुत करने का समय रखा गया सुबह के 11 बजे। और दोस्तों ये करने वाले कौन थे? इस करने वाले मंत्री थे यशवंत सिन्हा। कौन थे? यशवंत सिन्हा। तो यशवंत सिन्हा जी ने बजट को फरवरी महीने के अंतिम कार्य दिवस से समाप्त करके फरवरी महीने के अंतिम कार्य दिवस के शुरू पहले घंटे में प्रस्तुत करने का परंपरा शुरू की। फिर दोस्तों ये जो अंतिम कार्य दिवस है, इसकी जगह प्रथम कार्य दिवस यानी लगभग 1 फरवरी को प्रस्तुतिकरण करने का नया ट्रेंड चालू किया गया 2017 से। और ये शुरुआत दोस्तों, ये शुरुआत किसने की थी? आप अभी जानते हैं कि 2017 में जो बजट प्रस्तुतिकरण हुआ था वो किसके द्वारा हुआ था? तो ये परंपरा चालू की थी अरुण जेटली ने। तो अरुण जेटली ने ये परंपरा को तोड़ दिया, और दोस्तों इस परंपरा में नई परंपरा चालू हो गई कि फरवरी महीने के अंतिम कार्य दिवस की अपेक्षा फरवरी महीने के प्रथम कार्य दिवस में चालू हो गया बजट का प्रस्तुतिकरण। और ये कब से चालू हुआ? 2017 से। और दोस्तों ये जो हमारा 1921 में रेलवे बजट अलग हुआ था, वो रेलवे बजट दोबारा सामान्य बजट में आके मिल गया। और ये कब मिला? तो दोस्तों ये भी मिला 1921 में तो अलग हुआ था, ये चालू हुआ मिलकर 2017 में। कब से? 2017 में। तो 2017 को याद रखना है कि 2017 में रेलवे बजट और सामान्य बजट दोबारा पुनः एक हो गए थे। क्लियर है दोस्तों? तो इतना आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। ये जो दोनों बजट एक हुए थे दोस्तों, इसको भी ध्यान रखना है। तो ये एक क्यों हुए थे? क्योंकि इसके लिए एक समिति बनी थी, विवेक समिति। विवेक इसके अध्यक्ष थे। तो विवेक जी के समिति की अध्यक्षता में यह निर्णय लिया गया था कि रेलवे बजट और सामान्य बजट को एक कर दिया जाए। तो 2017 में दोनों बजट पुनः एक हो गए। तो ये था हमारे बजट का इतिहास। तो दोस्तों इतना है, आपको समझ में आया होगा। जो हमारे बजट पढ़ने के पहले के हिस्से हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अब अपन देखते हैं दोस्तों बजट 2023 और 24 की विशेषताएं, क्या याद रखने वाला है और क्या समझने वाला है। तो फिर स्टार्ट करते हैं कि अभी इतना समझ में आ गया होगा दोस्तों कि कोई भी बजट में इस साल की आय होती है और अगले साल उसको व्यय किया जाता है। मतलब इस साल से कमाई होगी, ये पैसा जनता से प्राप्त किया जाएगा और खर्चा किया जाएगा अगले साल। तो इसका मतलब है कि अभी इकट्ठा किया जा रहा है 2022-23 वर्ष से आय। जो आय इकट्ठी हो रही है कब हो रही है? 2022 और 23 से, टैक्स के माध्यम से, उत्पादन के माध्यम से, जो भी माध्यम से। और ये आय दोस्तों खर्च कब होने वाली है? ये होने वाली है 2023-24 में। तो पैसा आया इस वर्ष में था और पैसा खर्च होने वाला है उस वर्ष। इतना ये है एक्चुअली बजट। अब इसमें समझ लो
कि जो 23 और 24 में आय है, तो इस आय को कहा जाएगा कुल आय। यहां से प्राप्त होने वाली आय कहलाती है कुल आय। और यह पूरा का पूरा जाके खर्च होने वाला है, इसको कहा जाता है दोस्तों कुल व्यय। यह क्या कहलाता है? कुल व्यय। ठीक है, तो अब यहीं से हमको आगे बढ़ना है। तो अब थोड़ी सा देखो दोस्तों कि कुल आय और कुल व्यय में ये आय आई कहां से हमको ये आय प्राप्त होती है? तो दोस्तों ये आय जो प्राप्त होती है, ये जो आय प्राप्त होती है दोस्तों, तो ये आय प्राप्त के दो साधन हैं, दो कैटेगरी है। एक पूंजीगत आय कहलाती है, पूंजीगत आय, और दूसरी कहलाती है दोस्तों राजस्व आय। तो हमको राजस्व से मिली आय और पूंजी से मिली आय दोनों मिला के हमारी कहलाती है कुल आय। अब यहां पहला डाउट आएगा कि पूंजीगत आय क्या कहलाती है और राजस्व आय क्या कहलाती है। बहुत सिंपल है दोस्तों, ऐसी आय जो किसी संपत्ति से प्राप्त हो वो पूंजी आय, और बिना किसी संपत्ति के प्राप्त हो वो राजस्व आय। इसका मतलब यह है कि अगर हमको आम प्राप्त हो रहे हैं तो वो हमारी पूंजीगत आय है, क्योंकि वो पेड़ से प्राप्त हो रही है, और पेड़ लगा है, स्थायी लगा है, अगले साल भी देगा और अगले साल देगा और अगले साल देगा। तो इस तरह से वो हमारी क्या कहलाती है? जो हर साल हमें प्रोडक्शन देती है वो कहलाती है हमारी संपत्ति, और संपत्ति से मिलने वाली आय कहलाती है पूंजीगत आय। जैसे सरकार ने फैक्ट्री लगाई तो उससे हमको पैसा मिलेगा, तो फैक्ट्री कहला गई हमारी एसेट या हमारी संपत्ति, और उससे मिलने वाली आय कहलाई हमारी पूंजीगत आय। सरकार ने मान लो टेलीकम्युनिकेशन के लिए कोई सुविधा चालू कर दी और 5G, 6G, 7G चालू कर दिया, तो जो भी हितग्राही होंगे तो वो 7G का इस्तेमाल करेंगे और उसके बदले में पैसा किसको देंगे? सरकार को। तो वो जो 7G है वो हमारी संपत्ति कहला गई, और जो उससे मिलने वाली आय है वो हमारी पूंजीगत आय कहला गई। लेकिन दोस्तों अगर मान लो कोई बाइक वाला किसी दूसरे बाइक वाले से एक्सीडेंट कर दिया और कोर्ट में गया और कोर्ट ने बोला कि इसको पेनाल्टी स्वरूप 100 रुपए सरकार को देने पड़ेंगे, चालान बनाओ इसका, 100 रुपए जब्ती करो, तो क्या दोस्तों यहां कोई संपत्ति से हमको आय मिली है? नहीं, वो उसकी फीस है, वो उसका दंड है। तो ये जो प्राप्त होता है बिना किसी आधार के, यानी बिना किसी संपत्ति के जो पैसा प्राप्त होती है दोस्तों, वो कहलाती है हमारी राजस्व आय। तो जो टैक्स होते हैं, जो फीस होती है, जो दंड होते हैं, जो हम उधार लेते हैं, जो हमको कहीं ब्याज के रूप में पैसा प्राप्त होता है, जो भी चीजें हैं जिसके पीछे हमारे कोई संपत्ति का निर्माण हमने नहीं किया था फिर भी हमको पैसा प्राप्त हो रहा है, तो दोस्तों वो कहलाती है हमारी राजस्व आय। ठीक है दोस्तों, और जिसको हम संपत्ति के निर्माण के बाद प्राप्त करते हैं जो आय को, वो आय कहलाती है पूंजीगत आय। तो इसको थोड़ी सा देखते हैं दोस्तों। अब क्या है कि हमारे राजस्व आय और पूंजीगत आय दोनों मिलके हमारी कहलाती है कुल आय। ये कहलाती है दोस्तों कुल आय। तो इतनी आय है जो हमको दोनों से मिलकर प्राप्त हुई है। तो इसको हम मान लेते हैं कि ये है ए, और ये कहलाता है हमारी कुल वास्तविक आय। क्लियर है दोस्तों? अब थोड़ी समझो कि अब हमको अगले साल के लिए बजट का निर्माण करना है, अगले साल के लिए हमें प्लान करना है कि कहां कहां खर्चा करना है। तो दोस्तों आपको लगता है कि इतनी आय से क्या हमारे अगले साल के प्रपोज्ड वर्क पूरे हो पाएंगे? हर साल नई भर्तियां होती हैं, उनको हमें पेमेंट देते हैं, भर्तियां बढ़ जाती हैं, हमें उनके लिए पेंशन देना पड़ता है, हो सकता है नया वेतन आयोग आ जाए और उसके लिए ज्यादा पैसों की मांग करे, इंक्रीमेंट लगते हैं। तो इस तरह से पैसों में लगातार वृद्धि होती जाती है। एक प्रकार की मुसीबतें, समस्या, प्राकृतिक रूप से आपदाएं, ये सब आती हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि इतना ही पैसा अगले बजट के लिए पर्याप्त हो। तो दोस्तों जो हम अगला बजट बनाते हैं वो हमारा महत्वाकांक्षी परियोजना होती है, योजनाएं होती हैं। तो उसमें हमारे पास जितना हमारी आय हुई ये तो हम खर्चा करते ही हैं, ये जो पार्ट ए है ये हम खर्चा करते ही हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि जन कल्याण में और ज्यादा से ज्यादा खर्चा कर पाएं और हमारी जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति कर पाएं।
तो दोस्तों इस वजह से हम इसमें और एक हिस्सा जोड़ने की कोशिश करते हैं कि ये हिस्सा और हमको खर्चा करना है, ये कहलाता है पार्ट बी। क्लियर है दोस्तों? अब प्रश्न ये है कि जब हमारी आय पार्ट ए थी, हम खर्चा कर रहे हैं पार्ट ए, तो इतनी और जो आय चाहिए हमको वो कहां से प्राप्त होगी, कहां से हमारे पास आएगी? तो दोस्तों अब यहां पर एक ही ऑप्शन है और वो ऑप्शन है उधारी, लोन। हम दोस्तों से मांगे, दुश्मनों से मांगे, किसी से भी मांगे और उतना पैसा हम जुगाड़ करके फिर हम अपनी जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति कर सकते हैं और अपने जो पेंडिंग काम है उनको पूरा कर सकते हैं। तो वो जो वाला बी वाला पार्ट है वो कहलाता है उधारी। वो क्या कहलाता है? उधारी। पर दोस्तों उधारी जो हम देते हैं, उधारी जो हम लेते हैं, तो वो क्या किसी प्रॉपर्टी के एवज में मिलता है, किसी संपत्ति के एवज में मिलता है? नहीं। हम उसके पहले कोई कारखाना लगा के रखे हैं? नहीं। तो वो कैसा है कि संपत्ति के बिना हमको प्राप्त हो रहा है और हमें उसको एक दिन लौटाना है। तो दोस्तों वो एक प्रकार से केवल और केवल राजस्व की कैटेगरी में आएगा। किस में आएगा? राजस्व की कैटेगरी में। तो वो जो उधार वाला पार्ट है, जो पार्ट बी है, वो किस में शामिल हो जाता है? राजस्व में। और जब ये राजस्व में हमने किसी से उधार मांगा तो ये हमारी कुल आय में भी बढ़ोतरी कर देता है और यहां पर ये पार्ट जुड़ जाता है जिसको बोलते हैं पार्ट बी। तो अब दोस्तों इतना समझ में आ गया होगा कि जितना हमको चाहिए ये है हमारा कुल व्यय। ये क्या है? कुल व्यय, जो दोस्तों अगले वित्तीय वर्ष में होने वाला है। क्लियर है? तो ये कुल व्यय कहलाता है और ये जो है ये हमको जो उधार लेके या हमें उत्पादन से मिला है ये कहलाती है हमारी कुल आय। ठीक है दोस्तों? तो अब देखो एक बात आपको और क्लियर हो गई होगी इसमें कि जो कुल आय है के बराबर होता है। होगा ही भाई। आप कोई गाड़ी खरीदने जाते हो और बजट बनाते हो कि 5,000 रुपए की गाड़ी खरीदूंगा, करेक्ट है? तो आपके पॉकेट में 3,000 रुपए हैं, तो 3,000 को बढ़ा के आपको 5,000 तो करने ही पड़ेंगे। चाहे उसके लिए उधार मांगो, चाहे भीख मांगो, चाहे किसी से गिरवी रख के पैसा लो। तो आपके जो बजट की आय है वो जेब में 5,000 हो गए, तभी तो आप 5,000 खर्चा कर पाओगे। मतलब आपकी आय और व्यय हमेशा कितने होंगे? बराबर। ठीक है? तो कुल आय और कुल व्यय दोनों आपस में होते हैं बराबर और दोस्तों इसी के अंतर को कहा जाता है बजट घाटा। यह कहलाता है दोस्तों घाटा। क्लियर है? दूसरा, जो हम बजट में खर्चा कर रहे हैं, तो दोस्तों ये वाला हिस्सा हम करने वाले थे बजट में, ए वाला हिस्सा। क्यों? क्योंकि वास्तव में हमारी कमाई कौन सी है? केवल पार्ट ए, और हमने उधार मांगा है पार्ट बी को। तो ये तो हमारे ऊपर एक मुसीबत है, ये हमारा घाटा है कि हमको घाटा खा के भी बजट में खर्चा करना पड़ रहा है। तो दोस्तों ये वाला जो हिस्सा है, कौन सा हिस्सा? ये वाला हिस्सा। तो दोस्तों ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा कहलाता है राजकोषीय घाटा। ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है दोस्तों? राजकोषीय घाटा। तो अब बिल्कुल आप लोगों को स्पष्ट हो गया होगा कि राजकोषीय घाटा है क्या। तो दोस्तों राजकोषीय घाटा वह घाटा है जो हमारे देश की देनदारी को दर्शाता है। देनदारी का मतलब है लोन लायबिलिटी को दर्शाता है। वो आंकड़ा दर्शाता है जितना हमने बजट में खर्च करने के लिए कहीं बाहर से लिया है। बाहर से लेते हैं दोस्तों, तो हम बाहर से क्या लेते हैं? लोन। क्या लेते हैं? लोन। और लोन दोनों तरफ से ले सकते हैं, हम देश के अंदर से भी लेते हैं और देश के बाहर से भी लेते हैं। तो ये जो लोन है दो प्रकार का होता है, इंटरनल भी होता है और एक्सटर्नल। लेकिन है तो लोन, और अगर लोन लिया है तो उसको वापस देना पड़ेगा, और क्योंकि वापस देना पड़ेगा तो इसलिए इसे कहा जाता है देनदारी। क्या कहलाता है? देनदारी, या कहा जाता है देयताएं।
ये क्या है? देयताएं। और इंग्लिश में बोला जाता है दोस्तों लायबिलिटीज। ये हमारी लायबिलिटी है जिसको हमको आज नहीं तो कल किसी दूसरे को वापस करना पड़ेगा। तो ये वाला हिस्सा कहला जाता है दोस्तों राजकोषीय घाटा। ठीक है, अगर फार्मूला के रूप में आप देखना चाहते हो कि राजकोषीय घाटा कैसे निकाल सकते हैं, तो दोस्तों बिल्कुल आसान है। यहां देखो, ये टोटल का टोटल है, पूरा का पूरा कुल व्यय। ये क्या है दोस्तों? कुल व्यय। और कुल व्यय में से अगर हिस्सा घटा दूं तो हमारा ये वाला हिस्सा निकल आएगा, ये वाला हिस्सा। तो ये हिस्सा यानी, और दोस्तों माइनस ए का मतलब क्या है? ये माइनस ए है, जो ए है वो ये क्या है? ये वास्तव में हमारी आय है। वास्तव में हमको मिला था राजस्व और पूंजी से, दोनों से मिला के मिला था कुल व्यय माइनस वास्तविक आय। तो यही होता है दोस्तों राजकोषीय घाटा। क्लियर है दोस्तों? तो राजकोषीय घाटा को फार्मूला के रूप में कैसे लिख सकते हैं कि राजकोषीय घाटा बराबर कुल व्यय माइनस वास्तविक आय। ये कुल व्यय और माइनस इसमें से इतना हिस्सा घटा दो तो ये वाला हिस्सा कहलाता है वास्तविक आय। क्लियर है दोस्तों? अब आगे चलते हैं अपन थोड़ी सा। अब यहां पर देखो थोड़ी सा कि ये जो मैं बात कर रहा हूं राजकोषीय घाटा का, ये राजकोषीय घाटा कैसा घाटा है? जो आपने बाहर से लोन लिया था। पर दोस्तों ध्यान से देखो, ये जो आपने लोन लिया तो क्या आपने पूरा खर्च करने के लिए लिया है? जनता के कल्याण के लिए लिया है? नहीं, इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है, ये जो लोन है इसका बहुत बड़ा हिस्सा है जो खर्चा होने वाला है केवल ब्याज पर। किस पे होने वाला है दोस्तों? ये खर्चा होने वाला है केवल ब्याज पर। कैसी ब्याज पर? जो ब्याज तुम्हारे पहले की सरकार ने लिया था और पहले की सरकार लिया था, 10 साल पुरानी सरकार ने लिया था, तो उन सरकारों ने लिया ऋण और उसका ब्याज चुका रहे हो तुम। तो ये जो ब्याज चुकाना है वास्तव में ये तुम्हारी करतूत नहीं है या तुम्हारी फॉल्ट नहीं है। ये फॉल्ट किसकी है? पुरानों की, कि उन्होंने उधार लेके घी क्यों खाया। ठीक है, तो उसका नतीजा तुम्हारा है। तो जब हम तुम्हारे चीजों को गिनेंगे, तुम्हारी फॉल्ट को गिनेंगे, घाटा एक प्रकार का फॉल्ट ही है, अच्छी बात तो मानी नहीं जाती। तो तुम्हारी फॉल्ट में हम ये निकालेंगे कि तुम्हारी वास्तविक फॉल्ट कितनी है। तो जो ये ब्याज में जा रहा है हिस्सा दोस्तों, ये वाला हिस्सा, ठीक है, इसको बोल दो पार्ट सी, यानी किस में चला गया? ये ब्याज पर। तो इसको गिना नहीं जाएगा। तो तुम्हारी वास्तविक फॉल्ट अगर देखा जाए दोस्तों, तो तुम्हारी वास्तविक फॉल्ट केवल और केवल कौन सा हिस्सा है? ये वाला हिस्सा। तो जो ये वाला हिस्सा है यही वास्तव में तुम्हारा घाटा है, इसलिए इसको कहा जाता है प्राथमिक घाटा। ये क्या कहलाता है? प्राथमिक घाटा, यानी प्राइमरी डेफिसिट। तो यही किसी भी सरकार का वास्तविक स्वरूप कौन प्रदर्शित करता है? प्राथमिक घाटा। या वास्तविक रूप से घाटा कौन सा घाटा कहलाता है? प्राथमिक घाटा। तो यही पैसा है जो मैंने जनता के खर्चा के लिए लिया था। तो इतना क्लियर हो गया होगा दोस्तों? तो ये समझ में आ गया। दूसरी बात दोस्तों, ये जो पैसा है, ये जो सरकार खर्च करती है, वो कहां कहां खर्चा करती है? तो एक करती है राजस्व के लिए और एक करती है पूंजी निर्माण के लिए। तो खर्चा भी, जैसे प्राप्ति भी राजस्वगत थी, वैसे खर्चा भी राजस्वगत है। और पूंजीगत कहां खर्चा करती है? थोड़ा ध्यान करो आप। सबसे ज्यादा किस में जाता है? सैलरी में। किस में जाता है? सैलरी में। और सैलरी की देने के बाद कुछ प्रोडक्शन ऐसा होता है जिससे हमें बिल्कुल पैसा मिलता जाए? नहीं मिलता है, तो ये राजस्व कहलाता है। सैलरी के साथ में पेंशन के साथ में सब्सिडी के साथ में ग्रांट्स, ये होता है। प्लस सोशल वेलफेयर में किस में जाता है? सोशल वेलफेयर के कामों में जाता है। कैसे? जागरूकता अभियान, प्रचार प्रसार। अब जैसे आप बड़े बड़े पोस्टर में देखोगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लिखा हुआ है, सरकार ने इसमें लाखों रुपए की कैंपेन के लिए खर्चा कर दिया जिससे लोगों के मन में बेटियों के प्रति महत्व जग जाए।
पर क्या वो प्रचार का पोस्टर से कोई संपत्ति का निर्माण हो गया, कोई सड़क बन गई, कोई फैक्ट्री बन गई जिससे हमको रोज रोज पैसा मिलता रहे? नहीं, तो वो पूंजीगत नहीं कहलाता है, वो हमारी संपत्ति नहीं कहलाती है। तो इस तरह के ये जो खर्च है ये दोस्तों खर्च में गिने जाते हैं राजस्व। और पूंजीगत खर्चा कैसा कहलाता है? जैसे विभागों के खर्चा हैं, संचार विभाग में 5G के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, राजस्व विभाग में, उद्योग विभाग में नई नई सड़कें बना के इंडस्ट्रियों के लिए अप्रोच रोड बना रहे हैं, बंदरगाह का निर्माण कर रहे हैं जिससे जहाज जा पाए। बंदरगाह का निर्माण करोगे, जहाज निकलेंगे, तुम्हें बहुत सारा पैसा देके जाएंगे, तो वो तुम्हारा क्या है? बंदरगाह परिसंपत्ति हो गई और उससे मिलने वाली तुम्हारी आय पूंजीगत आय हो गई। तो इस तरह से व्यय भी किसमें किया जाता है? पूंजीगत चीजों में किया जाता है और राजस्व में भी किया जाता है। अब दोस्तों दो चीजों में ध्यान रखना। अब ये राजस्व है जो हमारी आय को दर्शाता है, ठीक है, और राजस्व है जो हमारे व्यय को दर्शाता है। और इन दोनों के बीच में जो अंतर होता है, इन दोनों के बीच में जो अंतर है दोस्तों, इसे कहा जाता है राजस्व घाटा। यह कहलाता है दोस्तों राजस्व घाटा। तो दोस्तों उम्मीद होगा सरल तरीके से तीनों घाटा आपको समझ में आ गए होंगे। राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा और बजट घाटा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बजट घाटा। तो बजट घाटा कुछ नहीं होता है, कुल आय माइनस कुल व्यय बराबर 0, यह कहलाता है बजट घाटा। ठीक है दोस्तों, अब हमारी कुल आय हुई इतना ही हमको खर्चा करना था, लेकिन हमने खर्चा किया एक्स्ट्रा, और ये एक्स्ट्रा हमने कहां से लिया? उधार से। तो जितना भी एक्स्ट्रा उधार से लिया है दोस्तों, ये वाला हिस्सा पूरा का पूरा, तो ये कहलाएगा राजकोषीय घाटा। ठीक है, लेकिन एक्चुअल उधार हमने इतना तो लिया है, पर एक्चुअल अच्छे कामों के लिए हमने उधार नहीं लिया है, उसकी भरपाई उन लोगों को करनी चाहिए जो पहले इन्होंने ब्याज के रूप में लिया था। तो इसलिए ये जो पार्ट सी है इसको कम कर दिया जाए, तो जो पार्ट बचा ये पार्ट कहलाता है वास्तविक घाटा, इसको कहा जाता है प्राथमिक घाटा। तो दोस्तों इतना मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। तो दोस्तों ये देखिए, ये हमारा टोटल बजट है, ठीक है, ये पूंजीगत आय, ये राजस्व आय, ठीक है। अब हमको टोटल जो हमारी कमाई हुई है 2022-23 में, ये हिस्सा किसका है दोस्तों? 22-23 का, और वो किसका है? 23-24 का। तो जो हमारी कमाई हुई है तो वो कमाई हुई है टोटल 27 लाख करोड़ की। कितनी की हुई है? 27 लाख करोड़ की। इसमें आपको मैं बता देता हूं कि दोस्तों राजस्व से 1 लाख करोड़ की हुई थी, बाकी करोड़ की हुई थी किससे? पूंजीगत से। किससे हुई थी? पूंजीगत से। ठीक है, तो अब थोड़ी सा देख लो, हमारी जो कमाई हुई थी तो लगभग 26 लाख करोड़ पूंजीगत से हुई थी, और केवल राजस्व से हमको मिला था 1 लाख करोड़। कितना मिला था? 1 लाख करोड़। लेकिन दोस्तों जो हमको इस साल खर्च करने के लिए जरूरी था, आवश्यक था, जो हमारा बजट बन रहा था, उस बजट के अकॉर्डिंग चाहिए थे 45 लाख करोड़। कितने चाहिए थे दोस्तों? 45 लाख करोड़। इसको बहुत अच्छे से समझना, मुख्य परीक्षा वाले भी, प्रारंभिक परीक्षा वाले भी, इसी से आप लिख पाओगे। तो जो हमें बजट बनाना था, उस बजट के लिए कितना चाहिए था हमको? 45 लाख करोड़ रुपए चाहिए था। लेकिन दोस्तों हमारे पास 45 लाख करोड़ तो था ही नहीं। हमारे पास इस 45 लाख करोड़ में केवल कितना था? 27 लाख करोड़। कितना था हमारे पास? 27 लाख करोड़। इस वजह से दोस्तों हमने उधार लिया, और उधार हमने कितना ले लिया दोस्तों? तो हमने उधार ले लिया 18 लाख करोड़। कितना ले लिया दोस्तों? 18 लाख करोड़, क्योंकि 45 लाख करोड़ के लिए हमारा कितना कम हो रहा है? 18 लाख करोड़। तो ये वाला जो हिस्सा है दोस्तों, ये कितना हो गया? 18 लाख करोड़। तो ये हमारा ये जो पार्ट भी है, ये क्या कहलाता है दोस्तों? राजकोषीय घाटा। तो हमारा राजकोषीय घाटा कितना है दोस्तों? तो ये है 18 लाख करोड़ रुपया। समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। अब यहां देख लो कि जब हमने उधार ले लिया, तो उधार को किस में गिना जाता है?
राजस्व घाटा में, चाहे इंटरनल उधार हो चाहे एक्सटर्नल उधार हो। तो हमारी राजस्व आय जहां 1 लाख करोड़ थी दोस्तों, वो बढ़ के हो गई 19 लाख करोड़। ये कितनी हो गई? 19 लाख करोड़। हालांकि इस 19 लाख करोड़ के पीछे और केवल एक ही चीज है, क्या है? 18 लाख करोड़ की उधारी। ये उधारी से हमने अपनी राजस्व आय को बढ़ा के कितना कर दिया? 19 लाख करोड़। क्लियर है दोस्तों? इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो इतना समझ में आ गया होगा कि हमारी 45 लाख करोड़ आय के पीछे 26 लाख करोड़ पूंजीगत आय है और 19 लाख करोड़ राजस्व आय है। यानी पूंजीगत आय ज्यादा होती है, राजस्व आय कम होती है। अगर पूछा जाए वास्तविक क्या होता है, तो वास्तविक पूंजीगत आय 26 लाख करोड़ और वास्तविक राजस्व आय केवल 1 लाख करोड़। यह है हमारी आय। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं अपन। यहां पर देखो थोड़ी कि हमारा खर्चा कितना हो रहा है? 45 लाख करोड़। तो दोस्तों 45 लाख करोड़ में हम राजस्व में केवल खर्चा कर दे रहे हैं 35 लाख करोड़। कितना? 35 लाख करोड़ हमारा खर्चा हो रहा है किसमें? राजस्व में। ठीक है, और केवल पूंजीगत जो हिस्सा है, तो हमारे पूंजीगत हिस्सा में केवल हम खर्चा कर रहे हैं 10 लाख करोड़। वो भी दोस्तों इस साल के बजट में 10 लाख करोड़ किया गया है। इसके पहले जो हिस्सा होता था तो वो 7.5 लाख करोड़ था, उसके पहले बजट में 5 लाख करोड़ था। धीरे धीरे बढ़ के हम कहां पहुंचे हैं? 10 लाख करोड़। तो अब सोच लो दोस्तों, ये बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा कि हमारे खर्चा का लगभग 78%, हमारे टोटल खर्चा का 78% कहां पे जा रहा है? राजस्व खर्चा में जा रहा है। किस में जा रहा है? राजस्व खर्चा में। और हमारे खर्चे का पूंजीगत खर्चा में केवल और केवल कितना जा रहा है? 22%। कितना जा रहा है दोस्तों? 22%। और वो भी 22% कब हुआ है? जब इसमें लगातार वृद्धि की गई है। और ये वृद्धि कितनी की गई है दोस्तों? 33.4% की वृद्धि करके पहुंचे हैं हम 10 लाख करोड़ में, या 22% में। तो अभी अगर पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि हमारी आय का बड़ा साधन कौन सा है, तो दोस्तों दोनों दिख रहे हैं, एक 19 लाख करोड़ का और एक 26 लाख करोड़ का। तो हमारी आय का बड़ा हिस्सा कौन सा है? पूंजीगत आय। हमारी व्यय का बड़ा हिस्सा कहां जाता है? तो दोस्तों राजस्व आय में। लगभग 80% कहां खर्चा करते हैं? राजस्व में। और कम कहां खर्चा करते हैं? पूंजी में। इसको हमको ध्यान में रखना है। क्लियर हो जाएगा? समझ में आ गया? अब थोड़ी सा देखते हैं दोस्तों कि इस खर्चा में भी अगर हम छोटे छोटे हिस्सों में पार्ट में देखा जाए, तो सब सेक्टरों में देखा जाए तो किस सेक्टर में सबसे ज्यादा खर्चा होता है? तो दोस्तों थोड़ी सा देख लो कि मान लो ये कुल पैसा है 45 लाख करोड़। कितना है? 45 लाख करोड़। तो दोस्तों इस 45 लाख करोड़ का सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो केवल किस पर जाता है दोस्तों? तो ये जाता है ब्याज पर। किस पे जाता है? ब्याज पर। क्लियर है? तो हमारे व्यय का सबसे बड़ा हिस्सा किस पे खर्च होता है दोस्तों? 24 के बजट के अनुसार किस पे खर्चा हो रहा है? ब्याज पर। ब्याज पर ही सबसे ज्यादा पैसा हमारा खर्च हो जाता है। इसके बाद अगर बात करें दूसरा हिस्सा, तो दूसरा हिस्सा होता है राज्यों को दिए जाने वाला अनुदान या हिस्सा। तो सबसे ज्यादा जो खर्च हो रहा है दोस्तों, तो वो खर्चा हो रहा है किसमें? ब्याज पर, फर्स्ट नंबर पर। और सेकेंड नंबर पर जो खर्चा हो रहा है दोस्तों, वो हो रहा है कहां पर? राज्यों को दिए जाने वाले अनुदानों पर। और ये खर्चा कैसा खर्चा कहलाता है? राजस्व खर्चा कहलाता है। ये खर्चा कैसा कहलाता है? राजस्व खर्चा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? अब इसमें अगर हम पूंजीगत खर्चा की बात करें दोस्तों, पूंजीगत खर्चा यानी प्रॉपर्टी, कुछ अच्छे कामों के लिए जो खर्चा किया जा रहा है, तो उसको देख लेना दोस्तों कि सबसे ज्यादा सरकार ने इस साल जो खर्चा की है, तो इस साल खर्चा करने में सरकार ने सबसे ज्यादा खर्चा की है दोस्तों, तो टेली कम्युनिकेशन पर। किसमें की है? टेली कम्युनिकेशन पर, यानी संचार पर। ठीक है दोस्तों। दूसरा जो खर्चा है दोस्तों,
सबसे ज्यादा जो दूसरा खर्चा है वो खर्चा किस पर है दोस्तों? तो वो खर्चा है यातायात पर। किस पर है दोस्तों? यातायात पर। ठीक है, पहला टेलीकम्युनिकेशन, दूसरा यातायात। और दोस्तों तीसरा जो खर्चा है, तो वो खर्चा तीसरा जो सरकार का है वो खर्चा है दोस्तों जल पर। किस है? जल पर। तो ये तीन मैंने डायग्राम बना दिए हैं, आपको बिल्कुल स्पष्ट हो गए होंगे कि खर्चा को देखा जाए, सिंपल पूछा जाए कि सबसे अधिक सरकार का व्यय किस पर होता है, तो पूंजीगत और राजस्व दो को लोगे तो राजस्व पर। अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा राजस्व में किस में खर्चा होता है, तो सबसे ज्यादा खर्चा होता है ब्याज पर। ब्याज पर। और दूसरे नंबर पर क्या है? राज्यों को दिए जाने वाले हिस्से पर। ठीक है दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा पूंजीगत व्यय इस बजट में किस पर करने का प्रावधान रखा गया है, तो दोस्तों यहां पर बिल्कुल स्पष्ट मैंने कर दिया है कि पहला हिस्सा कौन सा है, तो टेलीकम्युनिकेशन, दूसरा कौन सा है? यातायात, और तीसरा कौन सा है? जल। तो पहला ये टेलीफोन बना हुआ है, दूसरा ये गाड़ी बनी हुई है, और तीसरा ये पानी का गिलास बना हुआ है। तो ये तीन हिस्से हैं जहां पर सबसे ज्यादा खर्चा होता है। अब इसी तरह से पूछा जाता है कि खर्चा के साथ में आय कहां से हुई। ठीक है दोस्तों, तो इतना समझ में आ रहा है। अब दोस्तों हमको ध्यान में रखना है कि जिस तरह से हमारा खर्चा हो रहा है उसी तरह से हमको पैसा प्राप्त भी हो रहा होगा। तो दोस्तों पैसा कहां से प्राप्त होता है उसको भी थोड़ी है। तो जो हमारा सबसे ज्यादा पैसा आने का होता है दोस्तों, तो हमने यहां पर तो देख लिया है कि एक हमारे पास क्या है? राजस्व है, और एक हमारा क्या है? पूंजीगत। अगर केवल पूंजीगत की और राजस्व की बात करते तो बड़ा हिस्सा किससे है? पूंजी से है, और छोटा हिस्सा किससे है? तो राजस्व से है। ये तो स्पष्ट दिख रहा है। लेकिन अगर एक एक छोटे छोटे सब सेक्टरों में जाते हैं दोस्तों, तो हमको प्राप्त होने वाली सबसे आय जो है वो तो कौन सी है? उधारी। वो कौन सी है? उधारी। तो हमको सबसे ज्यादा प्राप्त होता है कहां से दोस्तों? उधारी से। क्लियर है? हम विदेशों से उधार मांगते हैं, यहां पर स्पष्ट दिख रहा है कि 18 लाख रुपए हमें विदेश और आंतरिक स्रोतों से उधार लेना पड़ा है। उसके बाद जो दूसरा हमारा हिस्सा है तो वो कौन सा है? जीएसटी। वो कौन सा है? जीएसटी टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तीसरा हिस्सा है दोस्तों वो है हमारा कारपोरेशन टैक्स, और साथ में है इनकम टैक्स। कौन सा है? इनकम टैक्स। तो दोस्तों ये से है क्रम से है। तो सबसे पहला हिस्सा है उधारी, दूसरा हिस्सा कौन सा है? जीएसटी, और तीसरे हिस्से में दोनों हैं कारपोरेशन टैक्स और इनकम टैक्स। तो दोस्तों क्वेश्चन में थोड़ी सा ध्यान रखना है, जो ये जीएसटी है ये कैसा शुल्क है? अप्रत्यक्ष। ये कौन सा है? अप्रत्यक्ष। और ये कौन सा है? प्रत्यक्ष। तो क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है कि हमारी आय का कौन सा कर सबसे बड़ा स्रोत है, तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष? तो कौन सा है? अप्रत्यक्ष। हमारी आय का सबसे बड़ा अप्रत्यक्ष टैक्स कौन सा है? हमारी आय का साधन सबसे बड़ा कौन सा टैक्स है? तो कौन सा टैक्स है? जीएसटी। हमारी आय का सबसे बड़ा प्रत्यक्ष कर कौन सा है? तो कौन सा है? कारपोरेशन टैक्स भी है और इनकम टैक्स भी है। कौन सा है? इनकम टैक्स भी है। और अगर सिंपल पूछ ले कि किस क्षेत्र से सबसे ज्यादा हमको आय होती है, तो दोस्तों होती है उधारी से। किससे होती है? उधारी से। करेक्ट है? उम्मीद है इतना समझ में आया होगा आप लोगों को। फिर एक बार मैं ओवरव्यू करता हूं। हम सबसे पहले देखते हैं कि हमको पैसा मिला कितना। तो दोस्तों हमको पैसा जितना भी मिला उसको हमने उधार लेके कर दिया 45 लाख करोड़। हमने खर्चा कितना किया? वो भी 45 लाख करोड़। जो 45 लाख करोड़ है उसमें हमको कितना मिला? तो हमको मिला लगभग 26 लाख करोड़ पूंजी से, और 19 लाख करोड़ किससे मिला? राजस्व से। तो इस तरह से ये पूरा हो गया 45 लाख करोड़, यानी ज्यादा पूंजी से आया, राजस्व से कम आया। अब हम सेक्टर वार देखते हैं कि सेक्टर वार में कहां से ज्यादा आया। तो सेक्टर वार उधारी से ज्यादा आया, फिर जीएसटी से आया, और फिर इनकम टैक्स से और कारपोरेशन टैक्स से आया।
फिर हम देखते हैं खर्चा। तो दोस्तों खर्चा हम ज्यादा कहां करते हैं? तो ज्यादा करते हैं हम राजस्व में और कम करते हैं पूंजी में, 78% और 22%। अब जो हम खर्चा करते हैं तो राजस्व में ज्यादा खर्चा करते हैं, तो उसके सब सेक्टर किस सेक्टर में करते हैं? तो सबसे ज्यादा हम करते हैं ब्याज में। किस में करते हैं? ब्याज में। उसके बाद दूसरा खर्चा होता है राज्यों को अनुदान देने पर। और विभागवार खर्चा देखा जाए तो इस वर्ष के बजट में सबसे पहले टेलीफोन, दूसरा है यातायात और तीसरा है जल। इसमें किया जा रहा है सबसे ज्यादा खर्चा। क्लियर है दोस्तों? याद होगा कि पहले हमारे जो बजट के सबसे बड़े हिस्सा सुरक्षा होती थी और सेना होती थी, है ना? अब हमारे इसके बदल गए हैं चीजें और ये हमारा सबसे बड़ा हिस्सा हो गया है। अब दोस्तों इसके बाद आपको 2-3 चीजें और आपको याद रखनी है इस बजट में। वो क्या रखना है दोस्तों? सबसे पहले तो ये राजस्व घाटा। कौन सा घाटा दोस्तों? राजस्व घाटा। दूसरा दोस्तों ये जो मैंने बताया था, ये वाला हिस्सा जो ये कट के आ रहा है बाकी, तो ये कहलाता है प्राथमिक घाटा। ये क्या है दोस्तों? प्राथमिक घाटा। और ये वाला जो हिस्सा था दोस्तों, ये पूरा का पूरा, तो ये याद रखना है आपको, ये पूरा का पूरा कौन सा है? राजकोषीय घाटा। ये भी पूछे जाते हैं, ये तीनों पूछे जाएंगे। और दोस्तों इसमें खास बात यह है कि इनको हमको याद करना है पूरे 3 साल का। कितने का याद करना है दोस्तों? पूरे 3 साल का। तो थोड़ी सा देख लो यहां पर। हाँ, एक चीज और बताना भूल गए दोस्तों, हमको साथ में यह भी याद रखना है कि हमारी टोटल जीडीपी कितनी है, हमारी कुल आय कितनी है। मतलब आय कितनी है नहीं दोस्तों, आय में वृद्धि कितनी हुई है उसको हमको देखना है। तो 3 साल में ये जो जीडीपी है, तो 3 हमको ध्यान रखना है कि ये जीडीपी जो थी हमारी, ये पहले थी 8.8। कितनी थी? 8.8। फिर उससे कम हुई और ये हो गई 7%। कितनी हो गई दोस्तों? 7%। और जो अभी है अनुमानित है वो है 6.8। मतलब आगामी बजट वर्ष में उम्मीद है कि हमारी जीडीपी की ग्रोथ हो जाएगी 6.8। अभी ये जो वर्ष चल रहा है दोस्तों, इसमें उम्मीद है कि हमारी जीडीपी फाइनल पहुंचते पहुंचते तक कितनी पहुंच जाएगी? 7% की ग्रोथ। और उससे पहले जो हमारी ग्रोथ थी दोस्तों वो थी 8.8। ठीक है। दूसरा आता है राजस्व घाटा। तो दोस्तों राजस्व घाटा हमारा पहले था 4.4। कितना था? 4.4। फिर इससे कम होके हो गया 4.1 और अगले वित्तीय वर्ष में यह होने वाला है 2.9। मतलब अगले 23-24 में 2.9 का टारगेट रखा है। अभी इस वर्ष चलते हुए वर्ष में है 4.1 और पिछले वर्ष था 4.4। क्लियर है दोस्तों? तीसरा आता है प्राथमिक घाटा। ये क्या है? प्राथमिक घाटा। तो दोस्तों ये सबसे कम होता है। तो ये पिछले वर्ष में जो था ये था 3.3। कितना था? 3.3। ये इसके बाद 3.3 से कम हुआ और ये हो गया 3.1। और दोस्तों अभी इस आगामी वर्ष में होने वाला है 2.6। तो अगले बजट वर्ष में 2.6, अभी के बजट में 3.1 और पिछले साल था ये 3.3। अब लास्ट आता है दोस्तों राजकोषीय घाटा। तो इसको याद रखना कि राजकोषीय घाटा है 6.6। कितना है दोस्तों? 6.6। फिर 6.6 से कम होके दोस्तों ये हो गया 6.1 और अभी इस वित्तीय वर्ष में है 5.9। मतलब सॉरी दोस्तों, आगामी बजट है 5.9, आगामी बजट में होने वाला है 5.9। अभी करंट वर्ष में है जो हमारा राजकोषीय घाटा वो है 6.1। ये 5.1 6.1 क्या है? ये जीडीपी के अनुपात में है। जीडीपी का 5.9%, जीडीपी का 6.1% और पिछले वर्ष होने वाला है 6.6 हो चुका है। मतलब फाइनल आंकड़े आ चुके हैं। तो दोस्तों इतना दिमाग में आया, देखो कितना सरल हो गया। जीडीपी 8.8, राजस्व घाटा 4.4, प्राथमिक घाटा 3.3, राजकोषीय घाटा 6.6। अगर इनका आकार देखें तो सबसे बड़ी होती है जीडीपी, करेक्ट। उसके बाद छोटा होता है राजकोषीय घाटा,
राजकोषीय घाटा से छोटा होता है राजस्व घाटा, घाटा से छोटा आकार होता है प्राथमिक घाटा। तो इस तरह से क्रम में भी चल सकते हैं। जीडीपी 8.8, राजकोषीय घाटा 6.6, राजस्व घाटा 4.4 और प्राथमिक घाटा 3.3। पर दोस्तों इसमें थोड़ी सा फेरबदल है, ध्यान रखना है कि जीडीपी हमारी गिर रही है, जीडीपी हमारी गिर रही है और घाटा हमारा बढ़ रहा है। दोनों को याद रखना, जीडीपी हमारी गिर रही है और घाटा हमारा बढ़ रहा है। तो जीडीपी को हमको गिराना पड़ेगा। तो गिरा के हम दोस्तों जहां हमारा 6.8 है तो उसको हमको करना है 6.7। तो 8.8 से याद किया था पर उसको वास्तव में है 8.7। और राजकोषीय घाटा हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो हमने याद किया था दोस्तों 6.6, तो वास्तव में वो 6.7 है और हमने कर दिया था 6.6। तो 6.6 को एक बढ़ा देना है तो 6.7 हो जाएगा। 8.8 को एक पॉइंट में कम कर देना है तो वो हो जाएगा 8.7। क्लियर दोस्तों? तो सीधा सीधा ये है 8.8, 6.6, ये 6.6 और ये 8.8 और दोनों को रिप्लेस कर देना है 0.7 से। 0.7 यहां लगा देना है दोस्तों और 0.7 यहां लगा देना है। तो इसका मतलब हो गया 6.6 की जगह 6.7, 8.8 की जगह 8.7। कुल इतना ही परिवर्तन है कि 7 पॉइंट, ये जो अपन ने पढ़ा था 6.6 तो 6.7 है, ये पढ़ा था अपन ने 8.8 तो ये है 8.7। तो दोस्तों अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि कौन से आंकड़े हैं, कौन सा आंकड़े हमको याद रखना है, कौन से आंकड़े नहीं याद रखना है। तो फिर मैंने याद करवा दिया आपको, यहां पर 4 आंकड़े हमको विशेष रूप से याद रखना है। जीडीपी पहली बात, राजकोषीय घाटा दूसरी बात, राजस्व घाटा तीसरी बात और प्राथमिक घाटा चौथी बात। जीडीपी 8.8, राजकोषीय घाटा 6.6, राजस्व घाटा 4.4, प्राथमिक घाटा 3.3। ठीक है, यही आंकड़े हैं, केवल जीडीपी और राजकोषीय घाटा में दशमलव के बाद दोनों में 0.7 कर देना है। तो 8.7, 6.7। क्लियर है दोस्तों? और नीचे चलते हैं, फिर ये 3 साल की है तो 8.7 से कम हुआ 7 और 7 से कम हुआ 6.8। राजकोषीय घाटा में चलते हैं दोस्तों, तो ये 6.6 याद किया था अपन ने, तो 6.7 हो गया, 6.7 से कम होकर 6.1, वर्तमान में हो गया 5.9। राजस्व घाटा याद करते हैं दोस्तों, तो राजस्व घाटा कितना है 4.4, 4.4 से कम होकर 4.1, 4.1 से कम होकर 2.9। और प्राथमिक घाटा दोस्तों, तो प्राथमिक घाटा कितना है 3.3, 3.1 और 2.6। ये हो गए हमारे पूरे आंकड़े। अब इसमें कुछ हमारा एडिशनल है जो मुझे बताना है। इस बजट 2023-24 के बारे में दोस्तों, सबसे पहली बात, इसका वाक्य क्या है? तो वाक्य रखा गया है इंडिया फर्स्ट, सिटीजन फर्स्ट। ये याद रखना दोस्तों। दूसरी बात इसमें याद रखना कि इसका वाक्य दिया गया है सबका साथ, सबका विकास। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। इसको देख लेना, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, ये इसका वाक्य बोला गया है। इसके साथ में इसको कहा गया है अमृत काल। इसको कहा गया है दोस्तों अमृत काल का बजट। क्या बोला गया है? अमृत काल का बजट। और अमृत काल के बजट में 7 सेक्टर रखे गए हैं जिस पर फोकस करना है, 7 सेक्टरों में दोस्तों। और इसका नाम रखा गया है सप्त ऋषि। ये 7 सेक्टरों का नाम क्या रखा गया है? सप्त ऋषि। इसको ध्यान रखना, ठीक है। आपको तो पता है निर्मला सीतारमण के द्वारा हमारा बजट प्रस्तुत किया गया है। बजट का वाक्य रखा गया है इंडिया फर्स्ट, सिटीजन फर्स्ट। वाक्य के साथ में स्लोगन बनाया गया सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास।
अमृतकाल का बजट कहा गया है और 7 सेक्टर को चुना गया है और 7 सेक्टरों का नाम है सप्त ऋषि। अब दोस्तों लास्ट आपको देखना है कि वो 7 सेक्टर कौन से हैं। तो दोस्तों थोड़ी सा देख लो पहले 7 सेक्टर, वो भी बिल्कुल आपको आराम से याद हो जाएंगे। तो 7 सेक्टर का मतलब ये है कि पहला सेक्टर वो जो सबसे दूरस्थ रहता हो, सबसे छुपा रहता हो, सबसे ज्यादा असुरक्षित हो, सबसे ज्यादा संवेदनशील हो, वहां तक पहुंच, ऐसे आदिवासियों तक पहुंच जो दुर्गम क्षेत्र में रहते हैं, जिनकी आबादी कम पहुंची है, ऐसे क्षेत्र में पहुंच जो क्षेत्र बहुत मुश्किल में है, सूखाग्रस्त में है, ऐसी लिपियों तक पहुंच, ऐसी भाषा तक पहुंच जो बहुत रेयर हो गई है, दुर्लभ हो गई है। तो इसलिए इन्होंने पहला क्षेत्र चुना है और उसको एक नाम दिया है रीच टू, इसको इंग्लिश में बोला है रीच टू लास्ट माइल। क्या बोला है? रीच टू लास्ट माइल, यानी दोस्तों अंतिम, इसका मतलब क्या है? अंतिम व्यक्ति तक पहुंच। तो मैंने ये रोड से पहुंच बना दी आपके कि अंतिम व्यक्ति तक सरकार को पहुंचानी है और उसको लाभान्वित करना है। दोस्तों ये हो गया हमारा सप्तऋषि का एक बिंदु, सप्तऋषि का एक फैक्टर। दूसरा दोस्तों, इन्होंने सबके विकास की बात की है। सबके विकास का मतलब है कि कृषि, साथ में स्कूल, साथ में स्वास्थ्य, इन सबको लेके चलना है, किसी भी एक सेक्टर को छोड़ना नहीं है। और इसको कहा जाता है दोस्तों, जब हम इसको सबको साथ लेके बात करते हैं तो इसको कहा जाता है समावेशी विकास। ठीक है, तो पहला सेक्टर था अंतिम व्यक्ति तक पहुंच और दूसरा फील्ड था समावेशी विकास। ठीक है दोस्तों, तीसरा अपन चलते हैं। तो तीसरे में है, अब थोड़ी सा यहां पर देखो कि ये जो रोड है, इस रोड के लिए क्या चाहिए? रुपया। खर्चा करने के लिए क्या चाहिए दोस्तों? रुपया। और इसे क्या कहा जाएगा? इन्वेस्टमेंट। और ये रोड क्या कहलाता है? इंफ्रास्ट्रक्चर। ये क्या कहलाता है? इंफ्रास्ट्रक्चर। तो दोस्तों तीसरा बिंदु यही है, इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो 3 चीजें आपको क्लियर हो गई, अंतिम व्यक्ति तक पहुंच, समावेशी विकास और तीसरा है इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इन्वेस्टमेंट। अगला है दोस्तों, इसके बाद है यूथ पावर। दोस्तों कौन सा है? यूथ पावर। तो ये मैंने व्यक्ति बनाया है जो दोस्तों डंबल उठा रहा है, ये यूथ पावर है। तो अगला पॉइंट रखा है यूथ पावर, यानी यूथों के लिए योजना बनाना है। बहुत सारी योजना बनाई है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 चालू कर दी है। यूनिटी मॉल की बात की गई है, साथ में बड़े बड़े टूरिज्म होटलों की बात की गई है और यहां पर नवीन रोजगार सृजित करना है। किसके लिए? बेरोजगार युवाओं के लिए। तो ये है युवा शक्ति। इसको क्या बोला है? युवा शक्ति। और दोस्तों युवा शक्ति के लिए रखा गया है कि इनकी शक्ति और क्षमता का विकास। इनकी शक्ति और क्षमता का विकास। इंग्लिश में बोला गया है दोस्तों अनलीज्ड पोटेंशियल। इसको क्या बोला गया है? अनलीज्ड पोटेंशियल। तो इनकी शक्ति और क्षमता को विकास करने के लिए रखा है। ये फैक्टर 5वां। ये कौन सा है? 5वां। छठवां है दोस्तों, छठवां है ग्रीन ग्रोथ। छठवां रखा गया है ग्रीन ग्रोथ, मतलब पर्यावरण को साथ में लेके ही ग्रोथ करना है। बहुत सारे बायो गैस प्लांट बनाने हैं और बहुत सारे प्रदूषण रहित चीजों के लिए इन पर योजनाओं का निर्माण की बात की गई है। और दोस्तों इसके बाद सीधा सीधा रखा गया है वित्तीय संरचना का विकास, क्योंकि इन सब के लिए दोस्तों फ्यूल का काम केवल कहां से होगा? वित्त से।
अगर वित्त नहीं होगा तो फ्यूल नहीं होगा, तो भी योजना रखी की रखी रह जाएगी। ये 6वां पॉइंट और ये 7वां पॉइंट। बिल्कुल उम्मीद है कि 7 पॉइंट बिल्कुल स्पष्ट याद हो गए होंगे। सबसे पहले याद करो वो रास्ता, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का मार्ग। ठीक है, तो अंतिम व्यक्ति तक पहुंच पहली बात हो गई। दूसरी, रोड के उस साइड पेड़ पौधे तो दोस्तों एक बार इसको फिर से रिवाइज करते हैं। तो एक मैंने रोड बनाई है, इस रोड का मतलब क्या है, अंतिम व्यक्ति तो व्यक्ति तक पहुंच। ठीक है, रीच टू लास्ट माइल, ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा, ऊपर ये पेड़ पौधे स्कूल शिक्षा सब दिया हुआ है, तो मतलब सबको लेके विकास करना है, समावेशी विकास। तीसरा, इस रोड की तरफ आओ, तो ये रोड बनाने के लिए क्या चाहिए, पैसा। तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, पैसा इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। इस रोड के किनारे आओ तो ये जिम वाला व्यक्ति यानी यूथ पावर, और इस यूथ पावर की हमको शक्ति को बहुत ऊंचे तक खुले आसमान तक पहुंचाना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अनलीज्ड पोटेंशियल। ठीक है दोस्तों, इसके बाद पेड़ लगा हुआ है यानी ग्रीन ग्रोथ, और इसके बाद कोई बैंक संस्था बनी हुई है यानी वित्तीय संस्थाओं का, वित्तीय संरचनाओं का विकास। इस तरह से पूरे 7 क्षेत्र हो गए और 7 के लिए अलग अलग योजनाओं की बात की गई है। किसी के लिए श्री योजना, किसी के लिए अन्य योजना, किसी के लिए डाइट का जल स्तर तक निर्माण। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट डिजिटल लाइब्रेरी का निर्माण, इस तरह की बहुत सारी योजनाओं का है। उसको दोस्तों हम अगले बजट के चैप्टर में हम आपको डिटेल में समझाने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है दोस्तों समझ में आया होगा, याद भी आसानी से हुआ होगा, और आपसे व्यक्तिगत रिक्वेस्ट है कि प्लीज अगर समझ में आया हो तो आप इसको शेयर करो, लाइक करो और अच्छे अच्छे कमेंट्स करो, और दूसरे दोस्तों को भी लाभान्वित, हमें भी प्रोत्साहित करो और अच्छे सरल आसान भाषा में वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।